हमारे लिए सत्ता सुख का नहीं, सत्ता सेवा का साधन है और सेवा के लिए सत्ता प्राप्त करना। लेकिन कांग्रेस ने जो 2022 के चुनाव में जो वायदे आम जनमानस से किए थे, वो एक भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। लोगों से वादे किए थे वर्तमान सरकार ने, वो पूरे नहीं किए। तो आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर उनसे पैसे लेकर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, जिस सर्जरी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन वैसे हो सकता है, उसके बाद रोबोटिक सर्जरी। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि हम पश्चिम बंगाल में आयुष्मान को लागू नहीं करेंगे। क्या हो जाता है, ये मिल क्यों नहीं पाती है लोगों को ऐसे ही लाभ जो सरकार वादे करती है लेकिन मिल नहीं पाते हैं? दोनों सरकारों ने वादे किए हैं सर इसमें। बागवान हर तीसरे दिन सड़कों पर है, किसान हर तीसरे दिन सड़कों पर है। इन्होंने दूध की गारंटी का जिक्र किया था, 80 रुपये लीटर दूध और 100 रुपये लीटर दूध हम गाय और भैंस का खरीदेंगे। आप विकास के लिए कार्य लेते, आप प्रदेश की जनता के लिए योजनाएं लेकर आते। आज प्रदेश ये कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आने नहीं देंगे, जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर रेड कारपेट बिछाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, सरकार के कामकाज, जनता के मुद्दे, इन सभी बातों पर हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए राकेश जम्वाल जी मौजूद हैं। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम 2027 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, 2022 देखते हैं तो तख्ता पलट होता नजर आया जब बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट मोड में नजर आई थी। लेकिन अगर 2027 की बात करते हैं तो क्या ऐसी अब रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस के कामकाज पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के लगातार कार्यक्रम वर्ष भर चलते हैं। हमारे लिए सत्ता सुख का नहीं, सत्ता सेवा का साधन है और सेवा के लिए सत्ता प्राप्त करना। जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम लगातार, बरसात आती है तो पौधारोपण, हमारे ट्रेनिंग कैंप्स, हमारी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत से देश दुनिया के अनेकों विषयों पर जनता का मार्गदर्शन करते हैं, और वो मन की बात के बाद वहाँ पर पोलिंग बूथ की मीटिंग्स, ये कार्यक्रम हमारे लगातार पार्टी के चलते रहते हैं। और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। कोई अलग से तैयारी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार है। फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार ये कहती नजर आ रही है कि वर्तमान सरकार जो है, जो लोगों से वादे किए थे वर्तमान सरकार ने, वो पूरे नहीं किए हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से वादे, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो क्या ऐसे वादे रह गए हैं जो जनता तक नहीं पहुंचे हैं, जो सरकार पूरे नहीं कर पाई, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी दोहराती है? मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी दोहराने की जरूरत नहीं। और हिमाचल की जनता सारी जानती है। आज हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन हुए। गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से, कांग्रेस पार्टी सरकार के मुखिया दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने यहाँ जीत लिया। मैं छोटी बातों में न जाकर, पंचायतों में न जाकर, ब्लॉक समिति में न जाऊं, कॉरपोरेशन के चुनाव, 4 कॉरपोरेशन के चुनाव और सिंबल पड़े हुए चारों। चुनाव निशान कमल का फूल और हाथ था। मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और उसके बाद सोलन। सरकार ने उन चुनावों को भी सत्ता के माध्यम से प्रभावित करने का, लोगों को डराने का, उनको लालच देने का, रातों रात नियम कानून बदलने का भी काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 4 में से 3 कॉरपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के बने। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। जिला परिषद 12 जिलों की, 12 में से 10 जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक 7 जिला परिषद के इलेक्शन हुए, 6 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, मात्र एक चंबा को छोड़कर। तो जनता सारी बातों को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन की, हमारी विपक्ष की जो भूमिका है, उस भूमिका को हम ठीक प्रकार से निभा रहे हैं। जनहित के मुद्दे उठाना,
लेकिन कांग्रेस ने जो 2022 के चुनावों में जो वायदे आम जनमानस से किए थे, वो एक भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने हिमाचल की जनता के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि चुनावों में जिस प्रकार से उन्होंने 10 गारंटियों का जिक्र किया, उसमें हर वर्ग को उन्होंने कवर किया। उन्होंने महिलाओं को 1500 की बात कही, युवाओं को 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी की बात कही। फिर उन्होंने कहा कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे किसानों से, 80 रुपये लीटर गाय का दूध, 100 रुपये लीटर भैंस का दूध खरीदेंगे। भाजपा की पूर्व की जयराम जी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी। हम आएंगे, हम 300 यूनिट देंगे। ऐसे 10 गारंटियां उन्होंने दी, लेकिन आज एक भी गारंटी उनकी पूरी नहीं हो पाई। उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, और आज हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे वही 4 लेन, वही नेशनल हाईवे, वही सीआरएफ का पैसा, वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वही जल जीवन मिशन, वही डिफरेंट स्कीम्स जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को पैसा आ रहा है। आज उन्हीं योजनाओं का काम हिमाचल प्रदेश में, बाकी सारा काम बंद पड़ा हुआ है। सर, क्योंकि आपने कॉरपोरेशन के चुनाव की बात की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रुख में जो जनता है वो आती नज़र आ रही है, तो क्या ये कहीं ना कहीं बेस और कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इसी बेस पे तो नहीं चल रही है कि कॉरपोरेशन के चुनाव तो जीत गए हैं, अब विधानसभा भी जीत जाएंगे, लेकिन विधानसभा में मुद्दे अलग दिखाई देते हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा का मुद्दा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वाकई में प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि आपने कॉरपोरेशन की बात की, भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात की। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर काम करने वाली पार्टी है। हम ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम करते हैं। हमारा बूथ पर भी हर महीने बूथ की मीटिंग होती है, और चुनाव जब मर्जी आ जाए भाजपा हमेशा तैयार रहती है, जैसा मैंने कहा। लेकिन मुद्दों की जहाँ तक बात, आज हिमाचल प्रदेश में विकास का कोई काम नया शुरू नहीं हो पाया। लगभग 1,500 से ज़्यादा ऐसे संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने लोगों की सेवा के लिए खोले थे, उसमें हॉस्पिटल भी था, उसमें स्कूल भी था, उसमें कॉलेज भी था, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कोई ऑफिसेज भी थे, वो सारे इन्होंने डी नोटिफाई कर दिए। अगर किसी क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूर्व की सरकार ने दिया था, तो इसलिए दिया था कि वहाँ के लोगों को घर द्वार पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन आते ही पहला काम हिमाचल की इस कांग्रेस की सरकार ने वो सारे कार्यालय संस्थान डी नोटिफाई करने का किया। बहुत बड़ा मुद्दा है। आज विकास को लेकर आप पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे तो सारे विकास के कार्य ठप हैं। आज महिलाएं 1500 मांग रही हैं, आज किसान 2 रुपये किलो गोबर की बात कर रहा है, 100 रुपये लीटर दूध की बात कर रहा है, आज 300 यूनिट का हिसाब जनता पूछ रही है, वो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी का युवा हिसाब पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पूरे प्रदेश में, और दूसरे कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चरमरा गई है, जिसके कारण से आज हिमाचल प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रहा है। सर, अगर सुंदरनगर की बात करते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र है, तो पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो क्या ऐसी सबसे बड़ी उपलब्धि आप सुंदरनगर को लेकर बताएंगे, जनता तक जाएंगे कि ये उपलब्धियां जो हैं सुंदरनगर में हुई हैं? और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, या अन्य योजनाओं की बात करते हैं, तो सुंदरनगर को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या उपलब्धियां हो चुकी हैं? 2 ही सवाल कर लिए मैंने सुंदरनगर को लेकर एक साथ। 2017 से 22 सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और मुझे पहली बार सुंदरनगर के सेवक के रूप में, विधायक के रूप में मैं चुनकर गया। चुनौतियां थी, लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन उस 5 वर्ष के कार्यकाल में आप देखेंगे मार्च 2020 से लेकर 22 तक कोविड का भी कार्यकाल रहा। वो कोविड का 2 वर्ष का समय, जिसमें पूरे देश की नहीं दुनिया की गति रुक गई, सारे विकास के कार्य रुक गए, लोग घरों में कैद हो गए, वो भी एक दौर हमने देखा। 100 सालों के बाद वो दौर आया, और वो
हमारी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं घटी, बहुत से परिवारों ने अपने लोग खो दिए। लेकिन मैंने उसमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रयास किया। जहाँ छोटे छोटे विकास कार्यों की बात करूँगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मैंने अपने शहर को एक मॉडल शहर के रूप में डेवलप करने का काम किया। यहाँ पर पार्किंग हो, इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया में भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लेकर आया। लगभग 15 करोड़ की लागत से वो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अभी 90% काम पूरा हो गया, 10% काम वर्तमान की सरकार की नालायकी के कारण कह सकता हूँ कि वो रुका पड़ा है। शहर के लिए 30 करोड़ की पीने के पानी की योजना। सुंदरनगर का हमारा जो स्वास्थ्य संस्थान है, सिविल हॉस्पिटल है, ये सुंदरनगर का हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया कैटर करता है और बहुत ज़्यादा ओपीडी यहाँ पर है। इसका दर्जा हमने 100 से 150 बेड कर दिया, जिससे डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ हमारी 12 से सीधी 22 हो गई और पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी भी यहाँ पर स्टाफ की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, जिससे हमारे लोगों को राहत हुई। और जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मातृ शिशु अस्पताल MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर दिया। लगभग 12 करोड़ की लागत से उसका भवन बनकर तैयार हुआ, उसका हमने उद्घाटन भी किया। ऑक्सीजन का प्लांट, क्योंकि कोविड था, कोविड के दौरान ऑक्सीजन को लेकर आपने देखा कि हर व्यक्ति ऑक्सीजन के पीछे भाग रहा था। अपने ही सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित कर दिया, आज वो बंद पड़ा है वर्तमान की सरकार की नालायकी के कारण से। और उसके साथ मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क, आपको ध्यान है कि 800 मेगावाट का कोल डैम प्रोजेक्ट हमारे सतलुज नदी पर, वहाँ से तत्तापानी के लिए, सलापड़ से तत्तापानी के लिए एकमात्र सड़क के लिए मैं भारत सरकार से, मोदी जी से 219 करोड़ रुपया CRF में लेकर आया। आज वही काम दिख रहा है, वही काम चला है। और पीने के पानी की योजनाओं को लेकर मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के पानी की योजनाएं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो विधायक प्राथमिकता हो, उसमें प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा अच्छी मिले। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हर सेक्टर में मैंने, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर था, चाहे रोड्स की बात करूँ, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की बात करूँ, चाहे मैं यूथ के लिए इंडोर स्टेडियम की बात करूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी, एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर किया गया। बच्चों की सुविधाओं के लिए अंडरपास बनाए गए, ओवरब्रिज बनाए गए। शहर में एक्सीडेंट ना हो, इसको लेकर डिवाइडर शहर में बनाया गया। वो इसीलिए काम छोटा है लेकिन महत्व बहुत है। अब शहर में डिवाइडर बनाने से, जहाँ मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ कि जब से उसका निर्माण हुआ, एक भी किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। उससे पहले अनेकों नौजवानों की बाइक एक्सीडेंट्स के कारण से यहाँ पर डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष का समय मुझे सरकार में वो मिला। मैंने प्रयास किया अपने विधानसभा क्षेत्र में जाति से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने काम करने का प्रयास किया। सर, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। अगर हम ओवरऑल पिक्चर हिमाचल की देखते हैं तो हेल्थ सेक्टर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 1000 पर एक, यानी 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ 3000 पर एक है। डॉक्टरों की जो कमी है वो साफ हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी सरकार 2027 में आती है, आप इस कमी को किस तरीके से पूरा करेंगे? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो किस तरीके से आप की सरकार ने सोचा है कि अगर 2027 में आए तो विजन डॉक्यूमेंट में क्या ये भी कमी पूरी होती नजर आएगी? वर्तमान की सरकार के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल हो गया। सरकार ने घोषणाएं तो बहुत कर दी, कहा कि हम एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे, ऐसी घोषणा की, लेकिन धरातल प्राजूस में कुछ नहीं दिख रहा है। मैं ज़्यादा दूर न जाऊं, अपने हॉस्पिटल की बात करूं, ऑक्सीजन प्लांट लगभग 1.5 करोड़ की लागत से हमने बनाया। द्वेष की भावना से काम, वो ऑक्सीजन का प्लांट बंद कर दिया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर फिर से खरीदे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार
जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स 1,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर हो, उस तरफ ध्यान नहीं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, दवाइयाँ अच्छी मिले। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, उसका लाभ आम जनमानस को मिले। पूर्व की भाजपा की जयराम जी की सरकार ने हिम केयर चलाई थी आयुष्मान की तर्ज पर, और लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता था 1 साल में। बहुत अच्छी योजना मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को दी, और हिमाचल की भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता को दी थी। आज वो योजनाएं ठंडे बस्ते पर करोड़ों रुपए की देनदारियां उनकी, हिम केयर के माध्यम से इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान कहाँ है? मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर सदन के बाहर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम रोबोटिक सर्जरी हमने शुरू कर दी। हॉस्पिटल में दवाई है नहीं, डॉक्टर है नहीं, लेकिन आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, मुझे मेडिकल कॉलेज से मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक हमारी बहन का किसी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मेरी बहन का ऑपरेशन चल रहा है और गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन 30,000 रुपये हमसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में मांगे जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली, मैं हैरान हुआ। मैंने वहाँ पर जब वहाँ के प्रिंसिपल महोदय को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है, इसलिए इतने पैसे लग रहे हैं। बिना पेशेंट से पूछे, बिना उनकी कंसेंट लिए आप रोबोटिक सर्जरी की जा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है। अपने करोड़ों रुपए खर्च करके रोबोट खरीद लिए। अब आप ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर उनसे पैसे लेकर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। जिस सर्जरी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन वैसे हो सकता है, उसको आप रोबोटिक सर्जरी से, जिसकी कैपेसिटी है, जो पे कर सकता है और जिसने कॉन्सेंट दी है कि मैं रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ, उससे करवाएं। लेकिन सरकार ने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए के रोबोट खरीद के, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला मैं मान सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। सर, योजनाओं की क्योंकि आपने बात की, क्योंकि आपने जल जीवन की बात की, हेल्थ योजना की बात की, सेंटर की, केंद्र की योजनाओं की बात की जो कि स्टेट में लागू होती है। हालांकि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि सेंटर ने कई ऐसी योजनाएं की हैं, स्टेट को लाभ उठाना चाहिए लगातार, लेकिन वर्तमान सरकार बोलती है कि सेंटर कोई हेल्प नहीं करता, केंद्र से कोई हेल्प नहीं मिलती है। आप कह रहे हैं कि जब आप लोगों का कार्यकाल था तब वो योजनाएं बिल्कुल अच्छा फुल फ्लेजेड चल रही थी, तो अब वर्तमान सरकार को किस तरीके से केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है? मैं ये समझना चाहती हूँ, दर्शक भी समझना चाहेंगे, जनता भी समझना चाहेगी, क्योंकि अफेक्ट जो हो रहा है वो हिमाचल की जनता हो रही है। हिमाचल की सरकार ने 3.5 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, एकमात्र काम हिमाचल की सरकार का और मुखिया का है पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देना, और रह गई कसर तो केंद्र को दोष देना। हिमाचल में भी चुनी हुई सरकार है, हिमाचल की सरकार का भी कोई दायित्व है। आप हर जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और सारा दोषारोपण केंद्र पर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना मात्र हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश में चल रही है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि हम पश्चिम बंगाल में आयुष्मान को लागू नहीं करेंगे, और इस बात को प्रधानमंत्री ने बोला भी था। और वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है। प्रदेश को लगता है कि हमको योजना नहीं लागू करनी, ना करें। केंद्र तो देश की जनता की मदद करना चाहता है, लेकिन उस प्रदेश ने मना कर दिया था। अब सत्ता परिवर्तन हो तो आयुष्मान वहाँ भी लागू होगी। ये आयुष्मान भारत योजना पूरे देश के लिए है, और देश भर के लिए एक नीति भारत सरकार की रहती है, हर राज्य के लिए। जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कुल मिलाकर हिमाचल के लिए केंद्र की ओर से जो मदद आनी है वो मदद आ रही है। आज मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल में, चंबा में मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, नाहन में मेडिकल कॉलेज, मंडी में मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से भवनों का निर्माण हो रहा है? भारत की सरकार, केंद्र की सरकार मदद कर रही है। मुझे नहीं लगता कि हर बात को लेकर केंद्र पर दोषारोपण करना। वर्तमान की सरकार ने तो केंद्र की योजनाओं को भी आम जनमानस तक लाभ ना पहुंचे, उन योजनाओं को भी रोकने का काम किया जा रहा है। सर, रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो रोजगार की बातें दोनों सरकारों ने की, चाहे आपकी सरकार आई या वर्तमान सरकार है, सुक्खू जी की सरकार है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसका असर जो है वो बिल्कुल बहुत कम देखने को मिला या ना के बराबर देखने को मिला। एक एग्जाम्पल भी मैं लेना चाहूँगी। बागवानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्तमान सरकार ने कहा था कि आयोग लेके आएंगे, हालांकि आयोग गठित किया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसका कोई भी
असर दिखाई नहीं दे रहा है। एमएसपी खुद लागू करवाया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही। और रोजगार तो आप लोगों ने भी इसका मुद्दा उठाया था, आपकी सरकार ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हो जाता है, ये मिल क्यों नहीं पाती है लोगों को ऐसे लाभ जो सरकार वादे करती है लेकिन मिल नहीं पाते हैं? दोनों सरकारों ने वादे किए हैं सर इस बार। रोजगार को लेकर कोई भी सरकार आए, आज ये संभव नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में गला फाड़ फाड़ कर उनके नेताओं ने कहा कि हम सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 वर्ष की नौकरी देंगे, 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर मुकर गए, उन्होंने मना किया कि हमने कोई ऐसी वायदा नहीं किया। हमने उनका घोषणा पत्र उनके सामने रखा और स्पीकर महोदय ने उसको पढ़कर सुनाया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई वायदा हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान हो, इसको लेकर हमारी सरकार ने पहले भी काम किया और आने वाले समय में भी काम करेंगे। और जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, हम ऐसा कहेंगे कि 1 साल में 1 लाख दे देंगे, 50,000 दे देंगे, ये हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जहाँ तक सरकारी नौकरियाँ जितना संभव हो पाएगी वो सरकार हमेशा प्रयास करती है और हमारी सरकार आने वाले समय में प्रयास करेगी। लेकिन कहीं भी हम इस प्रकार की झूठी घोषणा कर दें कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसको लेकर आज हिमाचल प्रदेश का युवा सड़कों पर है और कांग्रेस के नेताओं से हिसाब मांग रहा है। और आने वाले समय में युवा इनके मंत्रियों का घेराव करेगा और उनसे पूछेगा कि आप बताएं, आपने कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरी 1 साल में होगी, तो उसका हिसाब जरूर सर आपके इसी सवाल से एक सवाल निकल के आया है, क्योंकि मेरे पास इसका आगे 2017 का जो आप लोगों का विजन डॉक्यूमेंट था, जिसमें बीजेपी ने हेली एम्बुलेंस, हेली टैक्सी, बागवानी विद्यालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, कई ऐसे बड़े वादे किए थे। आपको नहीं लगता कि ये थोड़े बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे ये वादे? ज़मीनी स्तर पे इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने वादे कर दिए थे। जिस तरीके से सुक्खू सरकार ने, आपने अभी कहा कि वादे कर दिए कि नौकरी देंगे या युवाओं को 1 लाख नौकरी दी जाएगी, या जिस तरीके के वादे उनके तरफ से किए गए, ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी साबित हुए? मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी रहेगी होगी, तभी हम विपक्ष में हैं। लेकिन हमने ऐसी किसी प्रकार की घोषणा, जो उन्होंने जिस प्रकार की 10 गारंटियाँ दी, हमने कहीं नहीं दी थी। आपने हेली टैक्सी का जिक्र किया, हेली टैक्सी हमारे समय में चली। आज हेलीकॉप्टर की सेवाएं, हेली टैक्सी जो चली हुई है, ये भारत सरकार की योजना है और हमारे सरकार के समय में भी चली थी। बागवानों को लेकर भी प्राथमिकता हमारी सरकार में, वर्तमान की सरकार ने तो कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बागवान खुद अपने दाम तय करेंगे, जो सवाल मैंने आपसे किया। हाँ, लेकिन आज बागवान की स्थिति आप देख रहे हैं। बागवान हर तीसरे दिन सड़कों पर है, किसान हर तीसरे दिन सड़कों पर है। इन्होंने दूध की गारंटी का जिक्र किया था, 80 रुपये लीटर दूध और 100 रुपये लीटर दूध हम गाय और भैंस का खरीदेंगे। आज पूरे देश ने देखा कि दूध की भरी हुई गाड़ी जब हमारे मंडी के मिल्क प्लांट में जाती है, वहाँ पर दूध लेने से मना कर दिया, तो गुस्से में आकर उस किसान ने उस सारे दूध को मिल्क प्लांट के गेट के ऊपर फेंक दिया, पूरी गाड़ी वहीं फेंक दी। कहा कि हम गांव से इतने दूर से गाड़ी में भरकर दूध लाए। आपने कहा था कि हर किसान से दूध लिया जाएगा, जितना दूध आप देना चाहेंगे वो सप्लाई होगी, रेट भी तय कर दिए, ना वो रेट दिए गए। और यहाँ तक कि जिन्होंने वो दूध सप्लाई मिल्क प्लांट को किया हुआ है, वो उनको आज तक उसके पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। फिर जब उनसे प्रश्न किया जा रहा है तो कहते हैं कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की थी, हम तो 1 लाख लीटर ले रहे हैं। भाई, अभी ये गारंटी देने से पहले ये सारी चीज़ों पर अगर विचार होता तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आपने हर वर्ग को ठगा है और आज किसान बागवान भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सर, अगर कर्मचारियों की बात करते हैं, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात करते हैं, या आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति की बात करते हैं, या फिर 4-9-14 जैसे मुद्दे जो हैं वो आपकी सरकार में भी उठाए गए थे। हालांकि आपकी सरकार में कुछ हद तक उसे पूरा किया गया। कई ऐसे कर्मचारी अभी भी हैं, अधिकारी ऐसे हैं जिनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। 4-9-14 तो एक मुद्दा हो गया, जिसे अभी तक कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे वो भी डामाडोल दिखाई दे रहा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति, पुरानी पेंशन्स, इन सबको लेकर आपकी सरकार ने क्या सोचा है कि क्या होगा? क्या इन कर्मचारियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आपको लगता है ये कर्मचारी कहीं ना कहीं अब 2027 का जो भविष्य है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो तय करते नजर आएंगे? हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी एक ऐसा वर्ग है जो हर घर से, मैं ये मान सकता हूँ, लगभग कर्मचारी है। और कर्मचारियों का, अधिकारियों का हिमाचल के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान भी है। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के अपने मुद्दे रहते हैं, व्यापारियों के रहते हैं, अन्य वर्ग के रहते हैं, किसानों के रहते हैं, तो कर्मचारियों के भी अपने मुद्दे हैं। और कर्मचारियों के उन मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी गहन चिंतन करेगी। कर्मचारी वर्ग जिसका हिमाचल के विकास में, आज हिमाचल की जो विकास की गाथा लिखी जाती है, उसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान सरकार ने तो कर्मचारियों को भी ठगने का प्रयास किया, इनसे झूठे वायदे किए थे, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 तारीख को अगर कर्मचारी के अकाउंट में सैलरी चली जाती है तो उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। आज स्थिति यहाँ तक आ गई है कि 1 तारीख को कर्मचारी को सैलरी मिल जाए, वो सरकार की उपलब्धि भी मान सकता है, और कर्मचारी भी अपने बार बार मोबाइल फ़ोन देखते हैं कि मैसेज आया नहीं आया, अकाउंट में पैसे आए। इस प्रकार की स्थिति आज बनी हुई है। और जहाँ तक आपने कर्मचारियों के डीए की अलग बेनिफिट्स की बात आपने कही, वो तो अलग मुद्दे हैं। अभी उसके ऊपर तो वर्तमान की सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो आपकी सरकार कुछ करेगी, कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि यही आज ये सारी बातों को कहना कि आज हम किसी प्रकार की घोषणा कर दें और किसी प्रकार से कर्मचारियों से कोई झूठा वायदा कर दें, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैठकर तय करेगा, और जब हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, घोषणा पत्र भी आएगा, हम कांग्रेस की तरह ऐसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। जो संभव होगा, जो हिमाचल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हिमाचल की हालात को देखते हुए जो संभव होगा, उसी प्रकार से हम वायदा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है और भविष्य में भी उनकी हितैषी रहेगी। सर, वित्तीय से अब मैं बात करती हूँ कर्ज पे, कि कर्ज जो है वो हिमाचल पर बहुत है, बढ़ता जा रहा है। वीरभद्र जी जब थे, उन्होंने भी, उनकी सरकार के टाइम पे भी कर्ज लिया गया था, आपकी सरकार के टाइम पे भी 19 करोड़ समथिंग का कर्ज लिया गया था, लेकिन सुक्खू सरकार में कर्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा लिया गया है। अब स्थिति जो है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे ठीक कर पाएगी अगर 2027 में आए? क्योंकि इतना कर्ज हो चुका है कि आपकी सरकार आई थी, आपकी सरकार ने भी लिया, सुक्खू सरकार ने कुछ ज़्यादा ले लिया है। तो किस तरीके से इस कर्ज की मैनेजमेंट अब भारतीय जनता पार्टी करती नजर आएगी? इस कर्ज की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की। शांता कुमार जी 1990 में मुख्यमंत्री बने, जिस प्रकार की उनकी योजनाएं थी, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो हिमाचल कर मुक्त प्रदेश था। 1 रुपये का भी कर्ज हिमाचल प्रदेश पर नहीं था। उसके बाद कौन सी सरकार आई? कांग्रेस की आई। उन्होंने ये कर्ज का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद सरकारें आती गई और ये लगातार कर्ज लिया गया। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि पूर्व की, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जिस भी सरकार ने लोन लिया, चाहे वीरभद्र जी थे, चाहे प्रोफेसर धूमल थे, चाहे जयराम ठाकुर जी, जिसने भी कर्ज लिया वो प्रदेश के विकास के लिए लिया, और विकास धरातल में दिखा। अगर आप 17 से 22 में की बात करेंगे, जितना कर्ज जयराम जी ने 5 वर्षों में लिया, उससे 2 गुना कर्ज तो 3 साल में सरकार ने ले लिया। तो इसे ठीक कैसे कर पाएंगे सर आप? अगर सरकार आ गई 2027 में, तो कोई तो विजन होगा कि ठीक करने के लिए कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सोचा होगा, एक कोई आने वाले समय में इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि आज ये सारे कहने के मुद्दे नहीं कि हम कहें कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कर्ज लेना बंद कर देंगे, लेकिन मिसमैनेजमेंट, फालतू खर्चे, उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। वर्तमान की सरकार कर्ज ले रही है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? विकास हमको दिखता नहीं है। सड़कों की हालत आप खराब देख रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, भवनों के निर्माण रुके पड़े हुए हैं। और जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो मैंने हिमकेयर का जिक्र किया, मैंने सहारा योजना का जिक्र किया, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हमारी सरकार की, वो सारी स्कीम्स बंद कर दी गई, नई कोई योजना दे नहीं रहे। वो कर्ज लेकर जा कहाँ रहा है? अपने मित्रों के लिए। और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने, सुक्खू जी की सरकार ने जितना कर्ज इन 3.5 वर्षों में ले लिया, हिमाचल के इतिहास में न ऐसा कर्ज पहले कभी लिया गया था, न कहीं कभी भविष्य में ऐसा लिया जाएगा। और लेकिन कर्ज लेने के बावजूद भी आप विकास के लिए कर्ज लेते,
आप प्रदेश की जनता के लिए योजनाएं लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि उस कर्ज के लिए प्रदेश की जनता भी उसको मानती कि सरकार को कर्ज लेना मजबूरी थी, लेकिन कर्ज लिया तो जनहित में लिया। लेकिन आज ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं है। उस कर्ज को लेकर सरकार क्या कर रही है, मुझे लगता है ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे ये रहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि कुछ तो कमी रह गई होगी जो 2022 में हमारी सरकार ने आई। तो अगर हम 2017 के विजन डॉक्यूमेंट को अभी देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से ऐसे 3 काम थे जो आपके हिसाब से, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के आप इतने सक्षम कार्यकर्ता भी रहे हैं, कि ऐसे कोई 3 काम जो इनकम्प्लीट रह गए हों या जिन्हें हो जाना चाहिए था, जिसका असर जो है वो 2022 में कहीं ना कहीं दिखाई देता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो कमी होगी? ऐसे कोई 3 मुद्दे कोई नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि मोदी जी जिस प्रकार से केंद्र में जो कहते हैं वो करते हैं, इसी प्रकार से मोदी जी को ही सारी पार्टी, सारी सरकारें फॉलो करती है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होगी। देश भर के 22 राज्यों में आज भाजपा की सरकारें चल रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारी घोषणा पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट था, बड़ा सोच समझ कर उसको बनाया गया था, लेकिन बहुत अधिकतर मुद्दे हमने कवर कर लिए थे। थोड़ी बहुत कहीं कमी कोई रह जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन बातों का ध्यान रखेंगे। और 27 का जो विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी का होगा, पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व केंद्र से बातचीत करने के बाद ही उस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करता है, और उसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही हम अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है पार्टी जारी करेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस बार 2027 के चुनाव में क्या हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, हायर अथॉरिटी नेतृत्व पे ही, प्रधानमंत्री जी के उस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो गया हो, हरियाणा के इलेक्शन हमने देखे, तमाम स्टेट्स के इलेक्शन हमने देखे जहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो क्या इस बार 2027 का चुनाव भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, या कहीं ना कहीं हमें इस बार देखने को मिलेगा कोई ना कोई पहले ही मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करती नजर आ रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन सारी बातों को तय करता है, केंद्र का नेतृत्व। मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, देश के पास है। आज दुनिया से के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जो देश ये कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आने नहीं देंगे, जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर रेड कारपेट बिछाया जाता है। और निश्चित तौर पर मोदी जी का नाम तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको लेकर, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले 12 वर्षों में काम किया है, उन सारी उपलब्धियों को लेकर हम आम जनमानस के बीच में जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन इस देश को दूंगा। वो काम भी किया उन्होंने। देश की जनता के लिए जो व्यक्ति 24 में से 18 घंटे काम करता हो, ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास है। आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व तो हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन प्रदेश में किसी को डिक्लेयर करना ना करना ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है, केंद्र का नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो पार्टी का, केंद्र का नेतृत्व ये सारी चीज़ें स्पष्ट करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में मजबूत है और हमारा संगठन मजबूत है। हम हमेशा हर मुद्दे के लिए तैयार रहते हैं। आज चुनाव के लिए भी हम तैयार हैं, जब मर्जी चुनाव हो जाए। और जिस प्रकार का वातावरण आज हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनेगी और हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। तो ये थे राकेश जम्वाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फुल ऑन तैयार है, कभी भी इलेक्शन हो जाए, लेकिन अब हिमाचल की जनता तय करेगी कि आखिर उनको किस पर मोहर लगानी है। क्या इस बार भी कांग्रेस जीतती नजर आएगी, या तख्ता पलट फिर 22 की तरह कहीं ना कहीं हिमाचल में हमें देखने को मिलेगा?